द होल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर कंडक्टर। बोल रहा है एक कंडक्टर से ना आप सारा का सारा चार्ज दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। देखो आपके पास कोई कंडक्टर है, मान लो आपके पास, आप एक काम करो, आप दुनिया जहाँ का सबसे बड़ा कंडक्टर ले लो। सबसे बड़ा कंडक्टर क्या है? सबसे बड़ा कंडक्टर क्या है? सबसे बड़ा कंडक्टर है अर्थ। अर्थ भाई, इसीलिए तो अर्थिंग करते हैं हम लोग। जितना भी चार्ज है हम सारा का सारा ट्रांसफर करा सकते हैं। तो भैया एक बड़ा आदमी छोटे आदमी सब कुछ छीन लेता है ना? तो एक बड़ा कंडक्टर एक छोटे कंडक्टर से सारा चार्ज छीन लेता है, इसीलिए तो हम अर्थिंग करते हैं। जिसका जितना बड़ा जो कंडक्टर होगा, जिस कंडक्टर का जितना बड़ा साइज होगा, वो उतना बढ़िया कैपेसिटर है। जितना बढ़िया कैपेसिटर है वो उतना बढ़िया चार्ज स्टोर कर सकता है, तो वो उतना चार्ज छीन लेगा। तो आप इसको कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट से भी बोल सकते हो, आप इसे अर्थिंग के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो। पर ये बोल रहा है द होल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर कंडक्टर। तो ये बात तो गलत हो गई। और अगर एजर्शन गलत हो गया तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। चलो फिर भी हम रीजन को भी चेक कर लेते हैं। रीजन क्या बोल रहा है? द टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉट पॉसिबल। बोल रहा है टोटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। अरे अभी तो बोला कर सकते हैं ना, तो ये तो 2024 का ये क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ए इज चार्ज बाय रबिंग विद एन ऑब्जेक्ट बी इन द प्रोसेस 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। द चार्ज डेवलप ऑन ए विल बी। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज पे है ये क्वेश्चन, आप ट्राई करो इसको। तो देखो अगर आपने इसको ट्राई कर लिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको हम कैसे करेंगे? आपके पास दो बॉडी है भाई सिंपली, और एक बॉडी है आपकी ए नाम की, एक बॉडी है ए, दूसरी है बी। और ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं? वो 10 की पावर 9 इतने इलेक्ट्रॉन्स गए। चलो इसको कैपिटल एन बोल देते हैं। तो इस तरीके से गए हैं। तो आपको बताना है चार्ज किसका बताना है? ए पे। तो ए के इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो ए होगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज, बी होगा हमारा नेगेटिवली चार्ज। और दोनों पे चार्ज कितना आएगा? इस पर आएगा प्लस का, यानी ए का चार्ज। और अगर आपसे बी का चार्ज पूछा होता तो ये आता माइनस एन ई। सिंपल। तो बस n से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दो e को। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को मल्टीप्लाई कर दो आप 10 की पावर 9 से, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर -10। और इन्होंने 1.6 को 1.602 लिया है, ऑप्शन में तो नहीं दिया है वो, पर ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो इतना चार्ज आएगा, लेकिन ये प्लस का आएगा, तो आंसर होना चाहिए प्लस 1.6 -10 कूलम, विच इज ऑप्शन नंबर डी। when we rub a glass rod with silk the rod gets positively charged and the silk gets negatively charged। कह रहा है कि अगर आप एक ग्लास रॉड को ना, ये ग्लास की रॉड है मान लो आपके पास, और आप इसको सिल्क के साथ, ये हमारा सिल्क है, आप इसके साथ रब करते हो। अगर इसको रब करने से क्या होता है? देखो जो ग्लास है ना, ग्लास, इसका वर्क फंक्शन ना कम होता है, और इसका वर्क फंक्शन कम होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, तो ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसीलिए ग्लास कैसा हो जाता है? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और सिल्क कैसा हो जाता है? ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि जब रब करेंगे तो ग्लास कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी रॉड, बिल्कुल सही बात है। सिल्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा एजम्पशन सही है तो अब हमें क्या चेक करना है? अब हम रीजन चेक करेंगे। रीजन चेक करेंगे, ऑन रबिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सिल्क क्लॉथ मूव टू द ग्लास रॉड। ये बोल रहा है जब रब करते हैं हम तो सिल्क से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। नहीं, ये बात गलत है, ग्लास से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। तो देखो हमारा एजम्पशन सही था, तो हमने क्या करा? फिर रीजन को चेक किया। अब रीजन चेक किया, रीजन गलत आ गया, तुम्हारा आंसर क्या होगा? मैं बिना देखे बोल रहा हूँ कि आंसर सी आएगा। तो अगर आपने फ्लो फिक्स कर लिया तो आपके आंसर डायरेक्टली आने लगेंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया? कॉन्सेप्ट यूज किया, देखो हमने ये वर्क फंक्शन के हिसाब से ना, वर्क फंक्शन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं दो चीजें रब करने पे। और ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक कौन सा है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2025 का ये क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ये क्वेश्चन आया था। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्जेस इन द यूनिवर्स, ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो चार्जेस की डेफिनेशन बताइए। इफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स एक्स इलेक्ट्रॉन्स, अगर उसके पास एक्स इलेक्ट्रॉन्स है एंड वाई प्रोटॉन्स, देन नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी। सो यू हैव टू पॉज एंड ट्राई दिस। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि भाई एक बॉडी है और आपके पास कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और कुछ प्रोटॉन्स है। तो इसके पास एक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं
और हमारे पास y प्रोटॉन्स हैं, तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा? तो चार्ज सिंपल आपका एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होगा? -e, और हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं? वो y है, तो y इंटू हम क्या करेंगे? +e, और यहाँ से अगर हम e कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, -x + y। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। तो बड़ा सिंपल सवाल है, इसका आंसर आप खुद कर सकते हैं, बट पहला ऑप्शन है क्वांटाइजेशन, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी होती है भाई चार्ज की। स्केलर भी होता है, बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एंड डी ऑप्शन इज अफेक्टेड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ऐसा है कि आप एक जगह से देखोगे तो आपको लगेगा 2 कूलम चार्ज है, और कहीं और जाके देखोगे तो लगेगा 4 कूलम चार्ज है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बात गलत है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है ना यही हो जाएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक हमारे पास इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है ऐसे, और इस पे कुछ तो चार्ज है ना, लैम्डा। पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं क्योंकि इसने प्लस लैम्डा मतलब लैम्डा बोला है, नेगेटिव होता तो बता देता खुद से। अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये हमारी वाई एक्सिस है, मतलब ये हमारी वाई एक्सिस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ये हमारी वाई और वाई डैश एक्सिस है, तो हमारी ये एक्स एक्सिस होगी। बोल रहा है बताओ कूलम फोर्स कितना लगेगा किसी पॉइंट चार्ज पे। द कूलम फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट पी एक्स कॉमा 0। तो एक्स कॉमा 0 कहाँ मिलेगा भाई? एक्स कॉमा 0 है ना, यहाँ पे ये हो गया आपका पॉइंट एक्स कॉमा 0। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट कितना एक्स, तो ये डिस्टेंस हो गया एक्स। बोल रहे यहाँ पे बताओ कोई चार्ज अगर क्यू रख दिया तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ये सवाल है। तो पहले सवाल को डायग्राम में कन्वर्ट कर लो, और फिर बस समझ लो कि क्या क्या गिवन है, और फिर कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है। तो फोर्स कितना लगेगा? तो भाई अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो मुझे इसका फॉर्मूला पता था, लेकिन ये लाइन चार्ज है तो हमें लाइन चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लाइन चार्ज का जो फॉर्मूला होता है किसी लाइन चार्ज का लैम्डा, तो इस फॉर्मूले को बहुत सारे बच्चे 2 तरीके से याद करते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसा पसंद करते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर। मुझे नहीं पता आप कौन से वाले बच्चे हो, पर मैं मुझे दोनों तरीके से याद है, तो हम कोई सा भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी कर लेंगे, तो कौन सा करें भाई? चलो पहला वाला ही कर लेते हैं यार। तो फोर्स कितना लगता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, है ना। अरे भाई के को अगर तुम डालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो ये यही आ जाएगा। दोनों चीज़ें बराबर हैं, घबराने की बात नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसा हो गया भाई? एक्स। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये आई हमारी फोर्स की वैल्यू। और ये तो बोला नहीं भाई नेगेटिव वगैरह तो बताया नहीं है ना, तो ये भी पॉजिटिव दिया है, ये भी पॉजिटिव दिया है। अगर नेगेटिव होता तो वो लिखता वहाँ पे मैं नेगेटिव, ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बोल रहे बताओ ये फोर्स कैसे लगेंगे। तो पहली बात तो रिपल्सिव, या तो आंसर ये है तो आंसर ये है ना। और आंसर क्या है? क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 वाला कहाँ है भाई? ये रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया भाई। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ। गॉस लॉ सही है कि नहीं है? तो पहला पॉइंट क्या है? ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड, बोल रहे अंदर हो या बाहर, गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बकवास नहीं है ये, है एक नंबर की बकवास। हमें सिर्फ किससे मतलब होता है? इनसाइड वाले से। बी ऑप्शन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। बोल रहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना वो ज्योमेट्री, अरे क्या बात कर दी सर, है ना, है ना। एक स्फेयर ले लो, एक तुम सिलेंडर ले लो, इससे कितना फ्लक्स आ रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे कितना फ्लक्स आ रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। हम क्यूब ले लेते तब भी इससे भी कितना फ्लक्स आता? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया ये सारी चीज़ें तो बकवास है ना, ज्योमेट्री पे नहीं करता। अगर आपकी बस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना उससे फ़र्क पड़ता है, तो ज्योमेट्री पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगता है? देखो गॉस थ्योरम बोलती है ना कि भाई चार्ज कितना है, एप्सिलॉन कितना है। तो गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, लग तो दोनों तरफ सकता है, लग तो यहाँ भी जाता है, लग तो यहाँ भी जाता है, लेकिन हमें आसान पड़ता है यहाँ हमें कैलकुलेट करना यहाँ आसान पड़ता है।
इसलिए हम लोग गॉसियन सरफेस थोड़ी सी सिमेट्रिक लेते थे, क्योंकि निकालना आसान है, इंटीग्रेशन करना आसान है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आता है। करना कर तो यहाँ भी सकते हैं भाई, गॉस लॉ जो है ना, गॉस लॉ ये एप्लीकेबल तो हर जगह है, एप्लीकेबल तो हर जगह है, लेकिन हमारे बस का नहीं है, बस नॉन यूनिफॉर्म में, इसलिए नहीं करते हम, ये हम करते हैं। तो इसलिए अप्लाई तो हो सकता है, पर तुम सॉल्व कर पाओ ये बात की पक्की गारंटी नहीं है ना, इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर क्या लिख रहा है डी ऑप्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस, बोल रहा है ये कंटिन्यूअस रहती है और यूनिफॉर्म भी रहती है। मैंने अभी कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी भी हो सकती है भाई, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है ना, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, गॉस लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये किसी ना किसी तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत सारे बच्चे फिर भी गलत करते हैं ना, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइन है ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q एट अ डिस्टेंस r इज e। देखो फिर से, है ना, पहले इतने को ही लिख देते हैं। ये क्या है, एक 2q पॉइंट चार्ज है और यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड e है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, तो क्या बोलता है फॉर्मूला, k चार्ज के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 2k/q अपॉन आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू है, ये ई की वैल्यू, इसको हम हाथ में रखेंगे। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर विद टोटल चार्ज q एट डिस्टेंस r/2। तो डिस्टेंस r/2 पे भाई एक ना स्फेरिकल शेल है, एक स्फेरिकल शेल ले लेते हैं ऐसे, ये स्फेरिकल शेल हो गया, और इससे कितने डिस्टेंस पे निकालना है, इससे निकालना है हमें आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। लेकिन स्मॉल आर डिस्टेंस इसकी रेडियस से बहुत बड़ा, देखो इसकी जो रेडियस दे रखी है ना, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कैपिटल आर दे रखी है, बोल रहा है। लेकिन आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो जो जिस पे निकालनी है आर पे, ये जो आर है ना, ये आपको आर दिख रहा है, ये आर, तो ये जो आर है ये इस रेडियस से तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत दूर है, बाहर है, ये बताना चाह रहा है वो आपको इनडायरेक्टली। यहाँ ये पॉइंट, अरे ये डिस्टेंस r/2 है ऐसे, और इस पे चार्ज q है ना, चार्ज क्यू, हाँ चार्ज क्यू है। बोला बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ई डैश, क्योंकि मैंने इसको ई बोल दिया ना, तो मैं इसको कुछ और नाम दे रहा हूँ ना, सेम सेम नहीं करना, ये वैल्यू निकालनी है हमें, ई डैश। तो बाहर वाले पॉइंट को क्या लगता है, आउटसाइड वाले पॉइंट को लगता है ये शेल वेल कुछ नहीं है, ये क्या है, ये पॉइंट चार्ज ही है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, के, इसका चार्ज कितना चार्ज है इसका क्यू, और इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका डिस्टेंस कितना है r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, और इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ये देखो ये आ रहा था 2k/q आर स्क्वायर, ये आ रहा है 4, ये इसका 2 गुना आ रहा है, मतलब इसमें से अगर 2 हम बाहर निकाले तो ये 2 ऐसा नहीं हो जाएगा 2k/q अपॉन आर स्क्वायर, और इसी की वैल्यू तो ई है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, ई के टर्म्स में 2e आ रही है, जितनी भी पहले थी उसका डबल आ रहा है हमारा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2e। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, अगर किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो है, क्या हम इन्फर कर सकते हैं, ओके अगर फ्लक्स जीरो है, अगर किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो है, टोटल फ्लक्स जो है वो जीरो है। देखो भैया गॉस लॉ ना, गॉस लॉ बोलता है टोटल फ्लक्स जितना भी होता है, जितना भी एनक्लोज चार्ज है ना, इसको क्यू इन नाम देते हैं, वैसे एनक्लोज चार्ज है ना किसी भी सरफेस के अंदर, टोटल जो एनक्लोज चार्ज है, एनक्लोज चार्ज, उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, ये जीरो होता है। तो इसका मतलब एनक्लोज चार्ज कितना हो गया, जीरो। ये तो हमें गॉस लॉ बोलता है। अब पढ़ लेते हैं बाकी सारे पॉइंट्स। बोल रहा है नो नेट चार्ज इज एनक्लोज बाय द सरफेस, कोई भी इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है, यही तो बोल रहे हैं हम लोग, नेट चार्ज नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन समझेंगे क्यों बाकी ऑप्शंस गलत हैं, है ना भाई, समझने अभी हम सीख रहे हैं, है ना, तो सारे करेंगे। बी ऑप्शन क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस। बोला सरफेस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो ना 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 ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी लाइन घुस सकती है, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइन घुस सकती है ना, टेढ़ी टेढ़ी लाइन निकल भी सकती है किसी बॉडी से बाहर। फ्लक्स यहाँ पे भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से भी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से भी फ्लक्स आ सकता है सेम, है ना, अंदर जाने वाली लाइंस बाहर जाने वाली लाइंस, और नॉन यूनिफॉर्म में भी आ सकता है।
तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब लाइन बिल्कुल सीधी पैरेलल पैरेलल आए तभी फ्लक्स जीरो आ सकता है, टेढ़ी मेढ़ी भी आ सकती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पॉइंट इसलिए गलत हो गया ना, सी पॉइंट, सी ऑप्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस। बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी करेगा। देखो पहली बात तो ये है, आप इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो भाई? गॉस लॉ बात करता है फ्लक्स की, उसको वो जोड़ता है चार्ज के साथ। गॉस लॉ पोटेंशियल के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता है, अंदर बाहर, अंदर अंदर बाहर या अंदर बाहर या सरफेस पे कहीं पे भी पोटेंशियल के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये भी गलत हो गया। बोला चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, बोला सरफेस के अंदर चार्ज तो है, टोटल जीरो आ रहा है पर चार्ज तो है, जरूरी थोड़ी है भाई। भाई फ्लक्स दो जगह जीरो आ सकता है, या तो चार्ज हो ही ना, यहाँ भी फ्लक्स कितना आएगा जीरो, और अंदर चार्ज कैसा हो, मतलब अनइक्वल चार्ज हो, लेकिन टोटल कितना है, टोटल कितना है जीरो है, इसलिए भी फ्लक्स जीरो आ सकता है। तो फ्लक्स जीरो आने के दो मतलब होते हैं, या तो चार्ज है ही नहीं, जैसे ये अलग केस हो गया, और या फिर चार्ज है लेकिन टोटल नहीं है। ये बोल रहा चार्ज तो है पक्का, ये बात पक्की थोड़ी है बात, ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये वाला केस भी तो हो सकता था, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होगा, है ना। कभी कभी देखो ये तो पहले ऑप्शन नंबर में लिखा है, कई बार इस जो डायरेक्ट आंसर है वो आपको पहले ऑप्शन पे नहीं दिखेगा, आपको बहुत श्योर होना चाहिए, इसलिए मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। A square sheet of side A is lying parallel to xy plane at z equal to A. The electric field in the region is E is equal to सी जेड स्क्वायर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो ध्यान से, इस सी जेड स्क्वायर कोई कांस्टेंट नहीं है, जेड पे डिपेंड कर रही है ना, और जेड की वैल्यू कुछ तो दे भी रखी है, के कैप, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, एक्स डायरेक्शन, सॉरी जेड डायरेक्शन में है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज, देखो एक्स वाई प्लेन दे रखा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं हम एक्स, और ये ले लेते हैं हम वाई, और इधर को ले लेते हैं जेड, ठीक है। ऐसा इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जेड की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इधर बनाना चाहता हूँ, ऐसा और कोई सेंस तो नहीं है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है इस तरफ को, तो कितनी तरीके सी जेड स्क्वायर। अगर आपको इधर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड की वैल्यू डाल देना बस यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आ जाएगी। तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, है ना। तो एक्स वाई प्लेन, देखो बच्चा ये एक्स वाई प्लेन है ऐसे, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वाला प्लेन क्या है एक्स वाई, और ये क्या है जेड, है ना, इधर को क्या है जेड है, ये जेड जा रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो एक स्क्वायर रखा है इधर, ये इधर रखा है एक स्क्वायर, कहाँ रखा है, एक्स वाई प्लेन में पैरेलल टू एक्स। देखो अगर जीरो पे रखा होता ना, ये एक्स इक्वल टू जीरो है ना, सॉरी ये जेड इक्वल टू, है ना, जेड की टर्म में बोल रहे हैं लोग, तो जेड इक्वल टू जीरो हो गया ये, बोल रहे स्क्वायर यहाँ पे रखा है तो ऐसे रखा है ऐसे, अगर जीरो पे रखा होता ऐसे रखा होता, लेकिन बोल रहे हैं जेड इक्वल टू ए पे, तो ये स्क्वायर आगे चल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे जहाँ जेड की वैल्यू ए है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से ये स्क्वायर रखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, और यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, बोल रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है, इधर को है, और इसका एरिया वेक्टर भी किधर को होगा भाई, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इधर को होगा, मतलब इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। अगर ये समझ आ गया तो बस खत्म हो गया ना। तो बोला बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, तो भैया फॉर्मूले वाले लोग फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सर सी जेड स्क्वायर, लेकिन इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये कौन सा पॉइंट है, जेड बराबर कितना है ए, तो सी और z की जगह क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, तो z का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर। बहुत ध्यान से करना है यहाँ पे, गलती मत करना। और एरिया का मैग्नीट्यूड, तो ये स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी दे रखी थी, है ना, a ही दे रखी थी भाई, साइड स्क्वायर, तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस कितना 0, तो कॉस 0 तो भैया 1 होता है, तो ये आ गया c, और a की पावर कितना आ गया 4, तो इतना फ्लक्स आ जाएगा c a की पावर 4, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। A charge is Q is placed at the center of the cube. Electric flux through one phase. एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा, अगर एक क्यूब के सेंटर में, है ना, क्यूब ले लेते हैं भाई एक, ये हमने क्यूब बना दिया, और इसके बिल्कुल सेंटर में, है ना, यहाँ बिल्कुल इसके सेंटर में, सेंटर ये रहा, सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ कैपिटल क्यू, चलो कोई सा भी रख दो वैसे तो ये हो गया कैपिटल क्यू। बोल रहा एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा, पहले पूरे क्यूब की बात कर लेते हैं, पूरे क्यूब। देखो भाई ये हमारा चार्ज है ना, ये हमारा चार्ज है, तो इससे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना चालू कर देंगे ऐसे,
इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, हर डायरेक्शन में जाएंगी। पर ये बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है, सेंटर में बिल्कुल। तो उसके लिए तो ऊपर वाले फेस से भेजूँ चाहे नीचे वाले फेस से, एक ही बात है। चाहे पीछे वाले फेस से भेजूँ चाहे आगे, एक ही बात है। चाहे आगे वाले से भेजूँ और ये वाले से, समझ रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ चार्ज यहाँ रखा है, ऐसे जाए या ऐसे जाए, एक ही बात है। ऊपर जाए या नीचे जाए, एक ही बात है। इसके, है ना, आपका लेफ्ट हो गया ये लेफ्ट जाए या फिर क्या जाए, राइट जाए, तब भी क्या है, बराबर बात है। तो इस चार्ज के लिए पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होता है भाई? पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स होता है? तो हमें गॉस लॉ क्या बोलता है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है उसको देख लो, बस देख लिया। उसको किससे डिवाइड कर दो? बस एप्सिलॉन नॉट से। वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर कुछ और मीडियम होता तो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आ जाता, के टाइम्स। वो ये हो गया टोटल क्यूब। बॉर्डर नहीं नहीं नहीं, मेरे को बताओ इसका एक फेस, कोई सा भी एक फेस चूज कर लो, मैं ये वाला चूज कर रहा हूँ, कोई सा भी कर सकते हो। तो बॉर्डर एक फेस का बताओ। तो भाई इसके लिए क्या ये फेस और क्या फेस, इसके लिए तो सब बराबर है, ये तो बिल्कुल बीचों बीच में बैठा है। तो जो एक फेस से हो जाएगा, वन फेस, बस इस टोटल का क्या कर दो, इसको कितने हिस्से में, तो भाई कुछ लाइंस जगह जगह से जा रही है, तो इसको कितने फेस होते हैं टोटल एक क्यूब में, है ना, वन, टू, एक पीछे वाला, एक आगे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, टोटल कितने होते हैं? 6 फेस। तो इसको 6 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दो। अगर टोटल 6 ही लाइंस थी तो हर एक फेस से एक एक चली जाएगी, तो टोटल फ्लक्स जितना भी था उसका क्या कर दो, 1/6 कर दो, 1/6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलो बच्चों, इसके अलावा भी मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो अगर ये क्यूब आपको दिया होता, है ना, क्यूब दिया होता और चार्ज सेंटर में ना होता, कहीं और होता, कहीं और होता, यहाँ पे रखा होता, चार्ज कहीं और होता। और एक और केस ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं ऐसे, एक और क्यूब लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसका भी ले लेते हैं, है ना। अलग अलग सारे केस डिस्कस कर लेते हैं, जब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो सारे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तो हमने सेंटर पे रखा, तो सेंटर में आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम रख देते हैं इसको, इसके फेस पे रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? चार्ज फेस पे है, चार्ज ही फेस पे पहुंच गया, सेंटर पे नहीं। अब यहाँ पे हम कर देते हैं चार्ज को एक लाइन पे रख देते हैं, साइड पे। यहाँ चार्ज कहाँ पहुंच गया, सेंटर ऑफ द साइड, एक साइड पे रखा है ना। और एक रख देते हैं कहीं किसी कॉर्नर पे। ये 3 टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। और तो सेंटर में रख के ऐसे बन गया। तो अब बोलेगा नहीं नहीं, अब बताओ भाई क्यूब से फ्लक्स कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा क्यूब से फ्लक्स, टोटल क्यूब से, यहाँ कितना आएगा क्यूब से फ्लक्स, और यहाँ कितना आएगा। तो देखो जो हमारी सरफेस है ना, जो उसे बंद करे थे, जब जब क्यूब के सेंटर में पड़ा था ना चार्ज, तो बिल्कुल सेंटर में आ गया था, तो हमें किसी तरीके से इसे पूरा का पूरा ढकना पड़ेगा और वो सेंटर पे आ जाए बस। तो अगर आप इसको सोचेंगे तो ये क्यू है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ इसके नीचे है। तो अगर इससे 100 लाइन जा रही होती, 100 लाइन्स, तो 50 ये ऊपर जाती, 50 नीचे जाती। समझ आ रही बात? तो टोटल फ्लक्स तो कितना होता है भाई, Q/एप्सिलॉन नॉट होता है टोटल, टोटल दुनिया जहाँ में। लेकिन आधी लाइन तो ऐसे स्प्रेड हो रही है और आधी नीचे। तो इसका जो आंसर आएगा, क्यूब से कितनी लाइन जा रही है, क्यूब से, तो क्यूब से कितनी जा रही है भाई, आधी। तो इसका क्या कर दोगे आप, हाफ कर दोगे। तो ये हो जाएगा एक, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है, सिर्फ इतना। आधा क्यूब के बाहर चला है सारा और आधा इसके अंदर आ रहा है। तो इसका आंसर होता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात कर लेते हैं साइड की। तो भाई अब क्यूब के साइड में रखा है, क्यूब के साइड में रखा है। तो अब क्यूब के साइड में रखा है, तो ऐसे 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 रखा है, तो यहाँ रखा हुआ भाई, है ना, एक ऐसे साइड में रखा हुआ है। तो इसके ऊपर एक क्यूब लगेगा इसको ढकने के लिए, एक ऊपर लगेगा, है ना, एक ऊपर लगेगा इसके, इस तरीके से यहाँ पे क्यूब लग जाएगा। फिर भी ये चार्ज पूरा नहीं ढक पाएगा उस तरफ से। फिर पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ एक और क्यूब रखना पड़ेगा और उसके ऊपर एक और। तो आप ऐसे समझो, साइड पे रखा हुआ था, एक क्यूब है, उसके साइड में रखा हुआ है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है ना, यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पे इस साइड पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके बगल में एक क्यूब आएगा यहाँ पे। तो ये चार्ज आधा कवर हो गया, चार्ज आधा, एक बॉल समझो, बॉल, एक बॉल लो यहाँ रख दो। अब आपको इसको ढकना है पूरा, तो आपने एक क्यूब यहाँ रख दिया, तो आधा बॉल तो ढक गई, आधी बॉल नीचे है, आधी बॉल हवा में। तो इन दोनों ने तो ढक दिया, पर एक बॉल, एक कॉपी इसके ऊपर और लगेगी, एक क्यूब और लगेगा, और एक क्यूब यहाँ पे और लगेगा, तो ऐसे 4 लगेंगे। तो अगर साइड में रखा है तो ऐसे 4 क्यूब लगेंगे। इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है टोटल फ्लक्स। तो 4 लग रहे थे ना ढकने के लिए, तो एक क्यूब से कितना जा रहा होगा भाई, 1/4 जा रहा होगा। तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन। ऐसे ही कॉर्नर पे रखा है, कॉर्नर पे, तो ये और किनारे आ गया। तो आपने एक ऊपर रखा, एक इसके बगल में रखा, एक यहाँ रखा, लेकिन ये कॉर्नर में, तो ये आधे ढक पाएगा। फिर ऐसे 4, एक आगे,
एक उसके बगल में और एक इसके ऊपर, एक उसके ऊपर, और यहाँ पे टोटल 8 लग जाते हैं। ठीक है, आप इस पे सोचना थोड़ा डिटेल में, अगर आपको थोड़ा और इसको डिटेल में चाहिए तो मैं इसको आपको विजुअलाइज करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो कॉर्नर पे आएगा तो टोटल क्यूब का कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस क्यूब से कितना जाएगा, तो इसके अलावा ऐसे टोटल कितने 7 क्यूब और हैं, तो इस वाले से कितना जाएगा, तो टोटल 8 हो गए, तो 8 से डिवाइड कर दो इक्वल इक्वल। तो क्या हो गई बात, अगर हम समराइज करें, अगर सेंटर पे रखा है, अगर सेंटर पे रखा है ना, तो टोटल कितना होता है क्यूब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सारा का सारा ही क्यूब से जाएगा। लेकिन अगर आपने कहाँ रख दिया, साइड पे है ना, फेस पे रख दिया, फेस पे, तो फेस पे रखने के लिए 2 रखने के लगेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दिया, साइड पे 4 और यहाँ पे 8, 2 4 8 है ना, 2 2 4 8। अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, ओके, E is limited only to its lower half of the square surface as shown in the figure। अच्छा, फिगर बनानी रह गई, पर मैं बना देता हूँ फटाफट। एक स्क्वायर दे रखा है ना, क्वेश्चन पढ़ के भी समझ आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है ये, और ये सवाल में गिवन है बच्चों कि यहाँ पे ऐसे हाफ, इसके लोअर हाफ में, इसके लोअर हाफ में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है सवाल। और साइड जो इसकी स्क्वायर की लेंथ है वो L है, तो ये डायग्राम को क्वेश्चन में गिवन है। मुझे ऐसा है, बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ओ फ्लक्स कितना आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों 2 यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है, ध्यान रखना आप। तो बोल रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, तो भैया ऐसे रखा है स्क्वायर, ऐसे है ना, ऐसे रखा है स्क्वायर, तो जो लाइंस ऐसे निकलती है ना, ऐसे ऐसे काटते हुए ऐसे, इसको बोलते हैं फ्लक्स। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, काट के नहीं जा रही है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कई बच्चों को नहीं 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 सर, हमें तो फॉर्मूले से बताओ, सर फॉर्मूले से बताओ, हमें फॉर्मूला पसंद है, हम रट्टा मार के आए हैं सर, फॉर्मूला हमें तो अप्लाई करने दो, फॉर्मूला तो फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया डायरेक्शन, है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूले वाले बच्चे हैं देखो, E A फॉर्मूला लगाना कोई गलत बात नहीं है ना, लेकिन लॉजिकली सोचना भी अच्छी बात है। तो फॉर्मूला क्या होता है, E A cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एरिया वेक्टर कितना है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, और एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे है ना ये। तो ये रहा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा आपका एरिया वेक्टर, है ना। तो कितना एंगल इनके बीच में, 90 डिग्री। तो ये थीटा हो गया आपका 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भी हो, एरिया चलो L स्क्वायर था, कोई दिक्कत नहीं है, पर थीटा तो 90 हो गया ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होती ना, ऐसे, तब अलग बात थी, है ना, इसके सरफेस से जा रही है, तो cos 90 कितना हो गया, 0 हो गया। तो फॉर्मूले से भी आ सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस R, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस R है, इस प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस। सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल, सिलेंडर की एक्सिस किसको बोलते हैं भाई, है ना भाई, ये सिलेंडर है ऐसे, ये सिलेंडर है, और इसकी ही पैरेलल क्या रखा हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है। ये मैं बना देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इस कलर से बना देते हैं भाई। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको बोलते हैं क्या, सिलेंडर की एक्सिस, है ना, सिलेंडर के बीचों बीच से जाते हुए। तो इसी डायरेक्शन में क्या हमारा, इसी डायरेक्शन हमारी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे, है ना, इसी डायरेक्शन में। थोड़ा टेढ़ा बन गया भाई ये तो, हाँ समझ रहे हो आप, ऐसे ऐसे। बोल रहा बताओ भाई कितना फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स। तो देखो जो लाइंस अंदर जाती है ना, अंदर अंदर, उसको हम नेगेटिव के साथ लेते हैं, किससे लेते हैं, नेगेटिव के साथ। और जो बाहर निकलती है, जो बाहर निकलती है आउटवर्ड, उसको हम प्लस के साथ देते हैं, प्लस के साथ देते हैं। और क्योंकि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो बस हमारा जो नेट फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, नेटफ्लिक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, नेट फ्लक्स बोल रहा हूँ। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, बस दोनों को ऐड कर दो, स्केलर है तो, अंदर वाली और बाहर वाली आउट ऐड कर दो बस। तो पर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, अगर यहाँ 2 लाइन आई थी तो 2 ही तो बाहर जाएंगी, अगर अलग अलग लाइन्स होती तो कम ज़्यादा होता, लेकिन 2 लाइन अंदर की 2 लाइन बाहर, मतलब जितना फ्लक्स यहाँ से अंदर घुस रहा होगा उतना ही फ्लक्स तो बाहर जा रहा होगा। तो इसलिए ओवरऑल कितना आ जाएगा आंसर, 0 आएगा। तो आप ध्यान रखो, मतलब कोई भी आपको 3D ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, ऐसे मान लो स्फेयर दे दे, बोले बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, बताओ फ्लक्स कितना आएगा, तो भैया 0 आएगा, जितनी लाइन्स अंदर जाएगी उतनी बाहर आएगी। कब आंसर अलग आएगा, आंसर तब अलग आता अगर, अगर मान लो ऐसे सिलेंडर रखा होता, बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ऐसे डिस्टेंस पे डिपेंड करती है 10x,
अब बताओ फ्लक्स, तो इस पॉइंट को कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती, इस पॉइंट को कुछ और मिलती, तो फ्लक्स भी अलग अलग होते, तो फिर ये कट नहीं पाते। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आंसर अलग आता अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, या फ्लक्स चेंज हो रहा होता अगर, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती, जितनी लाइन्स अंदर जाएगी, जितनी अंदर जाएगी बॉडी के, उतनी बॉडी के बाहर चली जाएंगी, तो सेम आएगा, इसलिए टोटल फ्लक्स इतना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इसलिए फ्लक्स का आंसर आ जाएगा जीरो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री experience a torque equal of 4 न्यूटन मीटर, देन चार्ज ऑन द डाइपोल लेंथ इज। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक ना इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। बोल रहा है यहाँ पे डाइपोल रखा है, कितना एंगल पे रखा है, यहाँ पे डाइपोल रखा है ऐसे, और 30 डिग्री पे रखा है, मतलब यहाँ पे जो एंगल है ये 30 डिग्री है ऐसे, ठीक है। अब एंगल 30 डिग्री है तो डाइपोल का एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये होगा आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है तो चार्ज कैसे रखा होगा, है ना, समझते जाओ सब कुछ। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, तो माइनस क्यू पक्का यहाँ होगा, प्लस क्यू यहाँ होगा, है ना। और डाइपोल के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, उसको हम बाय कन्वेंशन कितना बोलते हैं, 2a बोलते हैं। और इस 2a की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2a की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, है ना। कई बच्चे इसको भी आधा कर देते हैं, डिस्टेंस को ही 2a बोलते हैं, तो डिस्टेंस ही 2 दे रखा है। अब क्या निकालना है हमें, हमें चार्ज निकालना है, चार्ज कितना आएगा, तो ये क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो जो दे रखा है वहीं से स्टार्ट कर दो बस। टॉर्क दे रखा है, टॉर्क कितना दे रखा है, 4 न्यूटन मीटर, 4 न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। पी का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मैं तो पूरा एक्सप्रेशन एक बार लिख देता हूँ और फिर लास्ट में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ताकि मैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे या फॉर्मूला अप्लाई करते हुए गलती ना करूँ, लास्ट में बस कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान से कर लूँ, तो एक बारी में आंसर सही आता है ना। तो चार्ज ये मुझे निकालना था, डिस्टेंस 2a की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लेना, ऐसा यूनिट कहीं बच्चे भूल जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इतनी, 2 इंटू 10⁵ यूनिट्स, ऐसा ही है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू 4। बस अब धड़ाधड़ सॉल्व कर दो, है ना। 2 से 2 चला गया, इस 2 से ये चला गया, ये आ गया 10⁻3, तो Q आ गया 10 के बाद 3 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻3, और ये क्या बन गया भाई, इतने कूलम, मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, देखो आंसर मिली में दे रखा है, तो ये मिली कूलम हो गया, है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना हो गया, 2 मिली कूलम। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस। देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जैसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है ना, मतलब इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई है, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये तो हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये बोल रहा नहीं नहीं नहीं, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक पॉइंट अगर आपने ले लिया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, आपने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दूसरी होगी। मान लो इनके बीच में हमने क्या रख दिया, डाइपोल रख दिया, ऐसे डाइपोल डाइपोल रखा हुआ, यहाँ पे एक चार रख दो आप प्लस क्यू, यहाँ पे दूसरा रख दो माइनस क्यू, तो इसको कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसको कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो इनको फोर्स जो मिलेंगे वो भी अलग अलग मिलेंगे, इसको QE2, इसको F2 मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, इसको F1 मिलेगा, इधर को मिलेगा नेगेटिव है तो इधर को, इसको पॉजिटिव है तो इधर को। तो भैया फोर्स भी बराबर नहीं है ना, जो इनके फोर्स हैं वो भी बराबर नहीं है ना। और टॉर्क तो भैया लगता ही है ना, टॉर्क तो भैया हमने ऐसा रखा होता अगर इन जनरल, तो टॉर्क तो लगता ही है ना, टॉर्क तो लगता ही। तो अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, अगर आप यूनिफॉर्म में लगते हो, मैं कौन सा बता देता हूँ आपको, अगर आप यूनिफॉर्म में लगते हो तो फोर्स नहीं लगता, नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन टॉर्क फिर भी लगता है, टॉर्क फिर भी लगता है। लेकिन अगर आप नॉन यूनिफॉर्म में रखते हो, नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स भी कुछ होता है, ये भी लगता है, और टॉर्क भी लगता है, दोनों लगते हैं। तो बोल रहा है बताओ भाई इसमें क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे, तो ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क, तो फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ये क्वेश्चन आ गया है 2021 में। बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, दो चार्ज प्लेट है, इफ अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स, इन बिटवीन द प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच में एक न्यूट्रल रख दिया, तो बोला इनमें से कौन सा डायग्राम सही से बना होगा, कौन सा डायग्राम, चलो एक एक करके ना चेक करते हैं। क्या ये वाला सही है, देखो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक निकले तो चलो एक तो पॉजिटिव हो गया है ना, ये वाला तो उन्होंने पॉजिटिव ले लिया,
ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ भी तो नेगेटिव हो जाता ना, न्यूटन में इंडक्शन तो होता है, तो कुछ लाइन यहाँ तो जानी चाहिए थी ना, तो ये इसलिए गलत हो गया। ये तो इन्होंने क्या ही बकवास बना रखी है ना भाई, प्लेट से पॉजिटिव से निकलनी चाहिए थी, नेगेटिव में एंटर करनी चाहिए, एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए था, ये भी बकवास है। सिमिलरली इसको तो उन्होंने कंसिडर किया ही नहीं, है ना, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा क्लोज आंसर है वो यही है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, और ये आपका न्यूट्रल है, तो इधर नेगेटिव अपीयर हुआ होगा, इधर पॉजिटिव अपीयर होगा। देखो पॉजिटिव से निकल रहा है, परपेंडिकुलरली निकल रहा है, एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी दिख रही है भाई कंडक्टर्स में। एक तो ये वाली बात भी वैलिड है ना, और इन्होंने इंडक्शन भी अच्छे से दिखाया है, तो सबसे जो क्लोज करेक्ट आंसर है वो यही है। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हमारा सबसे क्लोज आंसर यही है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए, तो क्या है कॉन्सेप्ट, मैंने क्या लगाया, कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी, है ना, 90 डिग्री से अलग एंगल, कोई भी और एंगल नहीं बना सकती, ऐसे ही होना चाहिए 90 डिग्री, बिना 90 डिग्री बनाए नहीं जा सकती। Two charged particles P and Q having the same charge but different masses MP and MQ start from rest। दो चार्ज, देखो दो पार्टिकल है हमारे पास, सिंपल है, एक है P, एक है Q, बोले दोनों के पास सेम चार्ज है, दोनों के जो चार्ज है ना वो सेम है, इसके पास भी Q चार्ज है, इसका भी Q चार्ज है, लेकिन मास अलग है, मतलब इसका जो मास है उसको वो MP बोल रहा है, और इसका जो मास है उसे वो MQ बोल रहा है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों दोनों रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। देखो अगर रेस्ट बोल रखा है ना, एंड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, डिस्टेंस ये काइनेमेटिक्स की तरफ ले जा रहा है, या आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करवा रहा है ना, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भैया फोर्स लगेगा, चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, इसी डायरेक्शन में, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस चले फोर्स लगने की वजह से, मान लो इतना इतना चले, पर दोनों का डिस्टेंस अगर ये x1 चला, अगर ये x2 चला, तो वो बोल रहा है x1 और x2 बराबर है, यही तो सवाल है। तो बोल रहा है इसने जो टाइम लिया ना, इसने p वाले ने, इसने टाइम लिया टीपी, इसने टाइम लिया टीक्यू, तो बताओ इनका रेशियो क्या होगा मासेस के टर्म्स में, है ना, ये ऑप्शन थोड़ा दूर चला गया, कोई बात नहीं, टाइम्स का रेशियो चाहिए हमें इनके मासेस के टर्म्स में, तो बस भाई x डिस्टेंस क्या होता है भाई, तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी आती है, टाइम भी आता है, और एक्सेलरेशन कहाँ से मिलता है हमें, फोर्स से मिल जाता है, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स कितना लगेगा भाई, कि जिसका जिसका भी चार्ज है ना उसका चार्ज ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में से रखा है उसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू ही हो गया, और मास से डिवाइड कर दो तो इतना एक्सेलरेशन हो गया। तो अगर आपको पी वाले का डिस्टेंस लिखना है, तो इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो, तो क्या आएगा हाफ, है ना, ये तो दोनों का जीरो है, ये तो दोनों का जीरो, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो गया पी वाले का, ये हो गया क्यू वाले का, तो हाफ एक्सेलरेशन किसका आएगा भाई, पी वाले का, है ना, तो इसका चार्ज कितना है क्यू, ठीक है, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को सेम मिल रही है, अपॉन मास किसका आ जाएगा भाई, पी वाले का, है ना, ये हो गया एक्सेलरेशन, और इसके टाइम का स्क्वायर, इसका टाइम कितना लग रहा है टीपी, तो टीपी का स्क्वायर, ये हो गया इसका डिस्टेंस, सिमिलरली उसका डिस्टेंस लिख दो, तो कैसे, ये तो फटाफट लिख देंगे फिर हम, हाफ, चार्ज बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, लेकिन मास अलग है, तो एम क्यू, और फिर इसका टाइम, है ना, ये हो गया इसका, और फिर इसके टाइम का स्क्वायर, इसका टाइम कितना टी क्यू, इसका टाइम हो गया टी क्यू का स्क्वायर। तो देखो क्या क्या वैल्यू कट हो रही है, बहुत सारी वैल्यूज कट हो रही है, कांस्टेंट कट गया भाई, क्यू ई कट गया, तो ये आ गया आपका टी पी स्क्वायर अपॉन एम पी इज इक्वल टू टी क्यू स्क्वायर अपॉन एम क्यू। तो हमें टाइम्स का रेशियो चाहिए टी पी अपॉन टी क्यू, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, तो ये हो गया टी पी का स्क्वायर, और ये हो गया, इसको नीचे ला रहा हूँ, इसको ऊपर ला रहा हूँ, तो टी क्यू का स्क्वायर, और ये वैल्यू बराबर आ रही है एम पी अपॉन एम क्यू, है ना, एम पी अपॉन एम क्यू, और बस अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा टी पी अपॉन टी क्यू। तो हमारा जो आंसर है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एम पी अपॉन एम क्यू। तो ये हो गया हमारा ये वाला आंसर, है ना, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो ये 2024 में क्वेश्चन आया था। 2 पॉइंट चार्जेस, एक है +8Q और ये है -2Q, और इसको बोला हुआ है, ये लोकेट कर रखा हमने x इक्वल टू 0 पे, तो ये वाला जो पॉइंट है वो x इक्वल टू 0 पे है, और ये वाला जो पॉइंट है वो x इक्वल टू L पे है, ऐसे। बेटा बताओ, पॉइंट बताओ x एक्सिस पे कौन सा ऐसा पॉइंट होगा, मतलब वो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है,
वो क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। कुछ बच्चे यही गलती कर देंगे आंसर देने में, तो सवाल ढंग से पढ़ना है। एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ऐसा पॉइंट ढूंढो कि चार्ज क्यों, सॉरी, ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल वन शॉट में आपको समझा रखा है। पर अगर ये अपोजिट चार्ज है तो मैंने आपको बोला था छोटे वाले के बगल में। ठीक है, अगर आपको डिटेल में ये समझना है तो आप मेरे वन शॉट में जा सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना चैप्टर्स में डिवाइडेड है, वहाँ पे आप टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्टली वीडियो खोलना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में जाओ, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। और यहाँ मैंने डिटेल में इसका शॉर्टकट भी बताया है कैसे निकालना है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि अगर आपके दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो बीच में कहीं नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, है ना। दोनों अगर सेम चार्ज होता है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो इधर कहीं जीरो होती है, अगर नेगेटिव नेगेटिव होता है दोनों तब भी यहीं कहीं जीरो होती है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन माइनस चार्ज है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो छोटे वाले का मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके बगल में ऐसा पॉइंट होगा, तो ये यहाँ कहीं मिलेगा वो पॉइंट। तो 100% इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर नहीं होगी, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके बगल में होगी, तो इधर कहीं होगा। तो मान लेते हैं ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, है ना। तो बोल रहा है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ये हमारा आंसर होना चाहिए, x के कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो हमें y निकालना है और यहाँ से दूरी बतानी है उसकी कितनी है, ये हो गया। तो भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसको नंबर देते हैं 1, इसको देते हैं 2, तो ये इसको भाई नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 इधर को होगा। और जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे होती है। अगर आप E2 बनाएंगे E2 तो वो इस तरफ आएगा। अब क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो दोनों अपोजिट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए। तो E1 और E2 को क्या कर दो आप, बस बराबर कर दो। तो ये आ गया E1 क्या था इसका, तो K है ना, इसकी वजह से। तो इसका चार्ज कितना है 2Q, माइनस मत यूज करना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में नेगेटिव चार्ज यूज नहीं करना है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में करना है। के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये गया वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू E2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो के चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू तो 8Q है, और डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो ये 0 है ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये L है ना। तो L प्लस वाई, L प्लस वाई, तो ये हो गया L प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो भाई अब क्या क्या कट रहा है, के कैंसिल हो रहा है, क्यू कैंसिल हो रहा है, और 2 4 8, तो क्या बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन रहा है आपका L प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। ये टर्म इधर चला गया, ये टर्म इधर चला गया, और वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये आ गया 4y का स्क्वायर। बस दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो भाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो ये आ जाएगा L प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई, तो ये उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू देखो L आ रही है, y कितना आ गया L, तो ये आ गया L। तो भाई यहाँ से दूरी बतानी थी, कोऑर्डिनेट बताना था, कोऑर्डिनेट यहाँ से L, फिर एक बार और L, तो कितना आ गया आंसर 2L। तो हमारा आंसर 2L है। और इस क्वेश्चन का मैंने एक शॉर्टकट भी बताया है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है शॉर्टकट में, तो मैंने आपको डिटेल वन शॉट में फॉर्मूला बताया, तो वहाँ से देख लेना। एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट 0.3 मीटर अवे फ्रॉम इट। तो एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास और ये 3 मीटर दूर, है ना, एक पॉइंट है P, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो E है। तो E की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी के क्यू अपॉन 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9। तो E की वैल्यू कितनी है, ये E के बराबर है ये वैल्यू, अब ये याद रखनी है तुम्हें, है ना, इसको वो E बोल रहा है। बोलो बताओ कितना डिस्टेंस रखे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाए, कितना डिस्टेंस रखे, तो भाई बोल रहा है कितना डिस्टेंस रखे हम, ये डिस्टेंस कितना हो तो हमें x निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाए, ये E ना आके कितनी आए, अब E/4 आए, तो भाई E/4 मान लो, E/4 है यहाँ पे वैल्यू, तो क्या निकालोगे आप यहाँ पे, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बस ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, या तो E की वैल्यू यहाँ डाल दो, या इन दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। तो E की वैल्यू डाल देते चलो, तो E की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन 9, और इसके बगल में कौन था, नीचे, इसके नीचे एक 4 पड़ा हुआ है ऐसे, और है ना ये लिखा मैंने, इसकी जगह ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बस के क्यू कट रहा है भाई, देखो के क्यू कट गया, तो क्या आ गया यहाँ के बाद, ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 9 4 इज 36, तो x आ जाएगा, x डिस्टेंस है तो -6 नहीं आ सकता, x की वैल्यू आ जाएगी 6, है ना, मीटर, 6 मीटर। कूलम फोर्स F वर्सेस 1/r², तो F और 1/r² में ग्राफ बना रखा है फॉर 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस, एक हो गया हमारा पेयर Q1 Q2,
और एक हमारा पेयर हो गया Q2 Q3 are shown in the figure. The angles the lines make horizontal are 30 degree and 60 degree respectively. The ratio of the charge Q1 and Q3. तो ये 2024 का क्वेश्चन है. देखो बच्चों, फोर्स जो होता है पहले तो उसके फॉर्मूले पे आओ, है ना, पहले फॉर्मूले पे आओ, फिर पहले तो ये अपने आप को कन्विंस कराओ कि हाँ ये ग्राफ सही है, मुझे समझ आ रहा है, हमने ग्राफ ऐसा ग्राफ पहले पढ़ा है. अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो फिर आप पहले समझ लेते हैं. ठीक है, वैसे ये स्टैंडर्ड ग्राफ हो गया. पर K इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या होता है भाई, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. देखो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो 1/r स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाया, तो इस वैल्यू को अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो. बाकी क्या बचा, ये फैक्टर बचा. क्या बचा, K Q1 Q2. देखो ये ना ऐसा हो गया ना, अगर आपने स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन पढ़ी हो तो ये हमारा y एक्सिस पे ड्रॉ हुआ है और ये हमारा कहाँ ड्रॉ हुआ है, ये x एक्सिस पे ड्रॉ हुआ है. तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है ये किसका काम करता है, ये स्लोप का काम करता है. ये किसका काम करता है, स्लोप का, जिसकी वैल्यू अगर ये एक लाइन है तो ये कैसा आएगा, टेन थीटा, जितना भी एंगल बन रहा होगा. तो बोल रहा है बताओ इनके बीच में रेशियो क्या है. तो देखो इसका स्लोप हो गया 1030 डिग्री, इसका स्लोप हो गया 1060 डिग्री. तो अगर हम, है ना, 10, तो अगर हम K Q1 Q2 की वैल्यू निकालें तो इस लाइन का जो स्लोप होगा M1 वो कितना होगा, 1030 डिग्री, जिसकी वैल्यू कैसे आएगी, इस वाले वैल्यू से ना, K Q1 Q2. तो K और चार्जेस का प्रोडक्ट. और अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहते हो M2, ये कैसा आएगा, 1060 डिग्री से आ जाएगा, 1060 डिग्री. और इसकी वैल्यू क्या होगी, K और इन चार्जेस का प्रोडक्ट कितना है, K Q2 Q3. बस इन दोनों बातों को यूज़ कर लेते हैं. देखो K Q1 Q2 की वैल्यू 1030 डिग्री है और K Q2 Q3 की वैल्यू कितनी है, K Q2 Q3 की वैल्यू कितनी है, 1060 डिग्री है, 1060 डिग्री. बस अब इन दोनों को क्या कर दो भाई, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए Q1 अपॉन Q3. तो क्या इनको डिवाइड करने से Q1 अपॉन Q3 आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा. तो डिवाइड कर दो बस. तो K से K कैंसिल हो गया और देखो Q2 Q2 चला गया. क्या आया, वही आया सर जो हमें चाहिए था, Q1 और Q3. बस ये हमारा आंसर हो जाएगा. 1030 होता है 1/√3 और 1060 कितना होता है, तो √3 होता है. तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/3. तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/3. क्या 1/3 ऑप्शन है, बिल्कुल होगा ही होगा अगर हमने बिल्कुल सही किया है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज करेक्ट. तो ये हमारे पास Q1 Q2 चार्ज रखें और ये आपस में क्या कर रहे हैं, देखो एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ना, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं. तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट. अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पक्का कैसे चार्ज होंगे, ये अपोजिट चार्ज होंगे, ये अपोजिट चार्ज होंगे. मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो Q2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना, Q2 नेगेटिव होगा. या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर Q1 नेगेटिव होगा और Q2 कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, अगर आप Q1 Q2 मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा. यहाँ से करोगे तब भी नेगेटिव आएगा. तो बस बच्चों यही सवाल है, बोल रहा है Q1 Q2 ये Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया पॉजिटिव, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा. यहाँ तो जीरो बोल रहा है, फालतू ऑप्शन है और ये तो पता नहीं क्या बकवास है ना, इसको भी हटा देते हैं. Two identical small conducting balls B1 and B2 are given charges -7 picocoulomb and +4 picocoulomb. हमारे पास देखो बच्चों दो बॉल हैं, एक हमारी बॉल B1 है ना, और एक बॉल हमारी B2 है और इसके पास -7 चार्ज है ना. पिकोकूलम मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का सेम ही है और इसका +4 है. और इन दोनों को पास में ले आए किसी तीसरी बॉल के, है ना, B3 बॉल भी हमारे पास, एक और बॉल है B3 विद अ थर्ड बॉल एंड देन सेपरेट. तो इन तीनों बॉल को हमने टच कराया और फिर सेपरेट कर दिया. बोल रहा बताओ फाइनल चार्ज. तो फाइनल में क्या हुआ, बाद में टच करके इन्होंने अलग रख दिया, अलग रख दिया. बोल रहे फाइनल चार्ज जो आया ईच बॉल पे वो -2 आया भाई, इस पे -2 आया, इस पे -2 आया, इस पे -2 आया. ये हमारी B1 बॉल थी, ये हमारी B2 बॉल थी, ये हमारी B3 बॉल थी. पहले आप सवाल को समझेंगे, पहले आप उस पर सोचेंगे, समझ आने के बाद फिर आप सोचेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है. अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो फिर आप उसको रिवाइज करेंगे और फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे. ये होता है बच्चों सही तरीका पढ़ने का. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना. तो बोल रहा है कि अब बताओ इनिशियल चार्ज कितना था, ये चार्ज पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस पे चार्ज कितना था. तो अब आप खुद सोचो कि अगर सवाल ये है तो मैं कौन सा टॉपिक इस पर लगा सकता हूँ, मैं कौन सा कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई कर सकता हूँ. तो भाई हमने टच वच किया तो ये चार्ज होगा टोटल वो तो सेम ही रहेगा ना बाद में भी. तो इसका मतलब जो हम इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे, है ना, -7 इसको जोड़ो +4 को जोड़ो +Q, ये तो टोटल चार्ज है पहले, ये सब करने से पहले. और बाद में कितना हो गया, -2 +-2 +-2 मतलब ऐसा कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया. तो ये दोनों बारह वाली चीज़ें. तो ये आ गया आपका -3 + Q, ये आ गया -6. तो Q की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 उधर चला जाएगा तो ये आ रहा -3.
तो हमारा फाइनल आंसर कितना होना चाहिए -3 और यूनिट क्या चल रही थी पिको कूलम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एन नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक्स है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट एक्स है और इस पे कैसा चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। कन्फर्म है ये बात, इन्होंने खुद बता रखा है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है। और फिर हमारे पास एक दूसरी बॉडी है वाई, ये हमारी वाई बॉडी है और ये इसको रिपेल करता है। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो रिपल्शन है, ये इसको रिपेल करता है। देखो बच्चों, जो रिपल्शन होता है, मैं आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा। जो रिपल्शन होता है, जो रिपल्शन होता है ये श्योर टेस्ट होता है। श्योर टेस्ट, श्योर टेस्ट किस चीज़ का, कि जो चार्जेस हैं वो पक्का लाइक चार्जेस हैं, वो पक्का सेम चार्जेस हैं, वरना रिपल्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो अट्रैक्शन है, लेकिन जो अट्रैक्शन है वो दो तरीके से हो सकता है। कैसे, अगर बॉडी अपोजिट होगी तब तो होता ही है, अगर बॉडी अपोजिटली चार्ज है तब तो अट्रैक्शन होता ही है, लेकिन इंडक्शन की वजह से न्यूट्रल बॉडीज भी क्या शो करती हैं, अट्रैक्शन शो करती है। इसलिए अट्रैक्शन श्योर नहीं है, ये हमें बहका रहा है। अपोजिट भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन रिपल्शन पक्का बोलता है कि सेम चार्ज है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर एक्स नेगेटिवली चार्ज था और ये वाई को रिपेल करा था तो वाई नेगेटिव ही होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। However, an object Z is attracted to Y। देखो अब अट्रैक्शन वाली बात है, यहाँ 50-50 हो जाता है मामला, यहाँ 50-50 हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक और ऑब्जेक्ट हमारा Z, एक Z है हमारा और ये Z इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो अगर अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव है तो हो सकता था ये पॉजिटिव हो तब भी अट्रैक्ट करता, लेकिन अगर ये न्यूट्रल भी होता, Z अगर न्यूट्रल भी होता, अगर न्यूट्रल भी होता तो देखो क्या होता है बच्चों, ये नेगेटिव है, ये पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज है, तो इस नेगेटिव की वजह से ये अपनी इस तरफ क्या कर लेगा, पॉजिटिव डेवलप कर लेगा इंडक्शन, और नेगेटिव इधर भेज देगा, तो अभी भी ये अट्रैक्शन शो करेगा, है ना, अभी भी क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। तो हमें ऐसा लगेगा अपोजिट चार्ज है लेकिन न्यूट्रल है, तो इसलिए जो अट्रैक्शन है वो दोनों चीज़ें शो कर सकता है। तो बोल रहे हैं बताओ जेड कैसा होगा, व्हाट इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट जेड। तो जेड भैया न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ऑब्जेक्ट है एक, उसके पास 1 कूलम का चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है और उसके पास पहले से चार्ज कितना है, 1 कूलम का चार्ज बैठा हुआ है, और फिर उसके बाद वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन्स कर लेता है ना। तो इसके पास क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहाँ से मैंने इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए उनका नंबर देख लेते हैं कितना है, उसका नंबर है 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बोला अब कितना चार्ज हो जाएगा, तो भाई पहले से कुछ चार्ज था, Q1 चार्ज उसमें पहले से था, है ना, और इसको मान लेते हैं इसकी वजह से Q2 चार्ज हो गया, Q2 चार्ज, तो ये होगा कितना, तो कितना है इसका, Q का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, तो नंबर कितना है 5 × 10⁻18, और इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, -1.6 × 10⁻⁹। अगर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो उतना पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 और ये हो गया 10⁻⁻1, जिसका मतलब हो गया -0.8 कूलम। यानी कि बॉडी पे पहले से 1 कूलम चार्ज था और अब इस प्रोसेस की वजह से कितना चार्ज आया, Q2 कितना आया, -0.8 और आ गया, -0.8 कूलम और आ गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज, तो भाई चार्ज में क्या होता है ना, एल्जेब्रिकली हम ऐड कर सकते हैं, तो पहले से चार्ज था 1 कूलम और अब कितना आ गया, माइनस का 0.8 कूलम और आ गया, तो ये आ जाएगा 0.2 कूलम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, +0.2 कूलम। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अ नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है आपके पास, है ना, और अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में रख दिया उसको, आपने रख दिया ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगता है, देखो सिंपल सी बात है भाई, जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है वो होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अगर आपका चार्ज ही नेगेटिव है, अगर आपका चार्ज ही नेगेटिव है तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई, माइनस ही रखेंगे हम यहाँ पे, माइनस ही, तो देखो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगता है, इस तरफ लगता है। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव पे कैसे लगता है, अपोजिट में, है ना, आप यहाँ से कह सकते हो। तो देखो हमारा एसेशन ही गलत हो गया ना, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो बिना टाइम वेस्ट कर हमारा आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको हर क्वेश्चन के बाद में आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, किस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, किस टॉपिक से हम ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा क्लियरली। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया कि जो फोर्स होता है ना, वो चार्ज इंटू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस तरीके से भाई, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, ये सेम डायरेक्शन में आएंगे,
और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो कैसे आ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। बस यही रीजन होता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ जाता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट जाता है। द एक्सेस चार्ज ऑन अ कंडक्टर रिसाइड्स एंटायरली ऑन द आउटर सरफेस। बोला जितना भी एक्सेस चार्ज होता है कंडक्टर पे वो कहाँ राही करता है, वो आउटर सरफेस पे राही करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, किसी कंडक्टर पे आपके पास एक्स्ट्रा चार्ज आ गया अगर, तो वो कहाँ लाई करता है, वो सरफेस पे लाई करता है। बिल्कुल सही बात है, आउटर सरफेस पे चला जाता है एकदम। ये बात तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है, बोल रहा है लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर। ये तो है ही, बिल्कुल सही बात है ना, चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हम सोच रहे थे ये भी सही है वो भी सही है, तो क्या ये इसका एक्सप्लेन कर रहा है। देखो रिपल्शन जो है ना, रिपल्शन जो है वो सिर्फ चार्ज को स्प्रेड करने में हेल्प करता है, लेकिन जो ये चार्ज जो एक्सेस चार्ज जो सरफेस पे आके बैठता है, वो एक्चुअली वो इसका रीजन होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये जो चार्जेस होते हैं ये कम से कम पोटेंशियल एनर्जी लेना चाहते हैं, तो ये दूर दूर भाग जाते हैं एक दूसरे से, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा हो जाए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड कंडक्टर के, वो क्या हो जाए, जीरो। तो जो इसका रियल रीजन है एक्सेस चार्ज सरफेस पे जाने का, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन करना, जिसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। लाइक चार्जेस रिपेल रिपेल तो करते हैं, रिपेल करने से तो भैया सिर्फ स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग हो जाती है, सिर्फ फैलने में मदद करते हैं, लेकिन जो रियल कॉन्सेप्ट है इस बात का, रियल रीजन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसीलिए एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि जो एक्सेस चार्ज होता है, एक्सेस चार्ज एक्सेस चार्ज का सरफेस पे जाना, उसका रियल रीजन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये सेटअप करने के लिए एक्सएचआर सरफेस पे जाता है। इफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस इन द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सेलरेशन। बोल रहा है अगर आपने एक प्रोटॉन रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, बोल रहा है दोनों पे क्या लगेगा, दोनों पे एक्सेलरेशन अलग अलग लगेगा। देखो दोनों का चार्ज तो सेम है, दोनों का चार्ज कितना होता है ना, दोनों का चार्ज क्या होता है, ई होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे तो इधर फोर्स लगने लगेगा, लेकिन प्रोटॉन किधर जाने लगेगा, प्रोटॉन तो कहाँ जाने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और दोनों पे फोर्स कितना लगेगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन पे भी कितना लगेगा फोर्स, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोल रहा है एसिलेशन अलग अलग होंगे, सही बात है भाई। एसिलेशन क्या होता है, वो फोर्स अपॉन मास होता है। अगर आप इसका एसिलेशन निकालोगे तो क्या आएगा, ई ई अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास आएगा, इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। और यहाँ प्रोटॉन का अगर आप एक्सीलरेशन निकालोगे, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन हो गया, प्रोटॉन का निकालोगे तो ई ई अपॉन किसका मास आएगा, प्रोटॉन का मास आएगा। अब हमें पता है भाई प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो इसीलिए ये जो भारी इंसान है ना, ये जो भारी इंसान है ये हल्के हल्के जाएगा, और जो हल्का इंसान है ये बड़ी तेजी से चला जाएगा। तो बोल रहा है इनके डिफरेंट एक्सीलरेशन होगी, तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रीजन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इज मास। बड़ा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड, उस टेस्ट चार्ज के मास से इंडिपेंडेंट होता है। सही बात है, इसमें मास तो आता ही नहीं है, फोर्स में मास तो आता ही नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन डिफरेंट क्यों हो रहा है, ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है फोर्स तो अलग अलग, फोर्स तो सेम होता है, मास से इंडिपेंडेंट होता है। सही बात है भैया, एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सेलरेशन अलग क्यों होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन मास डिपेंडेंट होता है। अगर रीजन में ये लिखा होता, अगर रीजन में ये लिखा होता कि एक्सेलरेशन मास डिपेंडेंट होता है, तब तो हम बोलते हैं कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। बहुत क्लोज, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे फोर्स के बारे में बात की है, लेकिन ऊपर किसकी बात की है, एक्सेलरेशन के बारे में। तो इसीलिए एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इसको ये ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। द होल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर कंडक्टर। बोल रहा है एक कंडक्टर से ना आप सारा का सारा चार्ज दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो आपके पास कोई कंडक्टर है, मान लो आपके पास, आप एक काम करो, आप दुनिया जहाँ का सबसे बड़ा कंडक्टर ले लो। सबसे बड़ा कंडक्टर क्या है, सबसे बड़ा कंडक्टर क्या है, सबसे बड़ा कंडक्टर है अर्थ। अर्थ भाई, इसीलिए तो अर्थिंग करते हैं हम लोग, जितना भी चार्ज है हम सारा का सारा ट्रांसफर करा सकते हैं। तो भैया एक बड़ा आदमी छोटे आदमी सब कुछ छीन लेता है ना, तो एक बड़ा कंडक्टर एक छोटे कंडक्टर से सारा चार्ज छीन लेता है, इसीलिए तो हम अर्थिंग करते हैं। जिसका जितना बड़ा जो कंडक्टर होगा, जिस कंडक्टर का जितना बड़ा साइज होगा, वो उतना बढ़िया कैपेसिटर है, जितना बढ़िया कैपेसिटर है वो उतना बढ़िया चार्ज स्टोर कर सकता है, तो वो उतना चार्ज छीन लेगा। तो आप इसको कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट से भी बोल सकते हो, आप इसे अर्थिंग के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो। पर ये बोल रहा है द होल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर कैन नॉट
कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर कंडक्टर, तो ये बात तो गलत हो गई। और अगर एजर्शन गलत हो गया तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। चलो फिर भी हम रीजन को भी चेक कर लेते हैं। रीजन क्या बोल रहा है? द टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉट पॉसिबल। बोल रहा है टोटल ट्रांसफर नहीं कर सकते। अरे अभी तो बोला कर सकते हैं ना, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या हो गया? ये तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया यहाँ पे? अर्थिंग। आप इसे अर्थिंग से एक्सप्लेन कर सकते हो, कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। वी कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ न्यूट्रल कंडक्टर। बोल रहा है हम किसी न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। देखो अगर आपके पास न्यूट्रल कंडक्टर है, ये आपका कैसा कंडक्टर है? ये न्यूट्रल है, फिर टोटल चार्ज जीरो है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। भाई अंदर बिल्कुल सही बात है, अंडर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो होती है। अगर आप इंड्यूस चार्ज, अगर आप बाहर भी चार्ज रख दो तो यहाँ माइनस क्यू डेवलप हो जाएगा, चलो, और यहाँ प्लस क्यू डेवलप हो जाएगा, लेकिन फिर भी अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? नेट, तब भी जीरो आएगी। तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो बोल रहा है हम नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई। फिर रीजन क्या बोल रहा है? रीजन बोल रहा है न्यूट्रल कंडक्टर कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्या ये बात सही है? देखो आपके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन अगर फिर से मैं आपके इसके आसपास क्या रख दूँ? एक कोई चार्ज पार्टिकल रख दूँ, चार्ज रख दूँ, तो यह माइनस क्यू डेवलप कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर प्लस क्यू डेवलप हो जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। लेकिन जैसे ही यहाँ पे डेवलप हो जाएगा तो क्या ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस तरीके से? और पॉजिटिव की वजह से कैसे होगी? बाहर को जाएंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, लेकिन न्यूट्रल कंडक्टर खुद तो अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है किसी इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो ये बोल रहा है कि नहीं कर सकता, इसलिए ये गलत है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ बोल रहा है अंदर नहीं कर सकते, अंदर, और यहाँ क्या बोल रहा है? ये नहीं कर सकता। भाई बाहर तो कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए एजर्शन सही है और रीजन गलत है। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज का कॉन्सेप्ट में यूज किया है। ऑल द चार्ज इन अ कंडक्टर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन होल ऑफ इट्स आउटर सरफेस। बोल रहा है जितना भी चार्ज आप दोगे कंडक्टर पे वो उसकी बाहर वाली सरफेस पे चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम करने के लिए सारा चार्ज कहाँ चल जाता है भाई? बाहर वाली सरफेस पे जाता है। एजर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है? इन अ डायनामिक सिस्टम चार्जेस ट्राई टू कीप देयर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। बिल्कुल सही बात है भाई, जो चार्ज होता है ना वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम रखने के लिए, है ना, कम से कम रखेंगे तभी क्या अटेन कर पाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम, ये तभी आ पाएगा जब पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो पाएगी? मिनिमम। तो चार्जेस अपनी पोटेंशियल कम से कम रखने के लिए सबसे दूर दूर चल जाते हैं, बहुत दूर दूर बाहर चल जाते हैं, तो सरफेस पे जाके बैठ जाते हैं। और इसी वजह से जब वो बाहर बाहर चल जाते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो हो जाती है। तो इसलिए एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और ऐसा कर पाते हैं इसीलिए इक्विलिब्रियम आ पाता है। और यही यही क्या होता है? इसका रीज़न होता है, सही रीज़न। इसीलिए एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और ये ऐसा एक्सप्लेन भी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इन अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। बोल रहा है आपके पास एक कंडक्टर है ना, ऐसे एक कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है मान लो, और इसके अंदर कैविटी है, ये कैविटी हो गई। बोल रहा है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। क्या ये बात सही है? देखो यहाँ पे ट्रैप पता है क्या है? यहाँ पे ट्रैप क्या है? ये ऑलवेज वर्ड जो है ना, ये गलत है। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गलत हो गया। ऑलवेज कैविटी बोलते हैं इस स्पेस को। अब कैविटी में अगर चार्ज नहीं है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन अगर कैविटी में, भाई अगर आपने कैविटी में अगर आपने चार्ज रख दिया, ये आपकी एक कैविटी है मान लो, और आपने यहाँ पे चार्ज रख दिया। कैविटी का मतलब क्या है? एक बीच का स्पेस जो खाली स्पेस है, लेकिन वो खाली स्पेस में अगर चार्ज नहीं है तब तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज नहीं है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चार्ज रखा हुआ है भाई, तब तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, यहाँ पे, यहाँ से तो लाइन जाएंगी ऐसे करके, लाइंस तो होंगी यहाँ पे। तो इसीलिए अगर चार्ज है, अगर चार्ज है अंदर, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी फिर। तो इसलिए ये जो ऑलवेज वर्ड है ना, इसने काम खराब कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर एजर्शन गलत हो गया तो आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए। इसका मतलब हमारा रीजन भी ऑलरेडी गलत है, पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ऑल पॉइंट्स इन अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर आर ऑलवेज एट सेम पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं? जितने भी पॉइंट्स होते हैं कैविटी के अंदर वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे होते हैं। चलो मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो आपके पास एक कैविटी है ना, ऐसे ऐसे कैविटी है, फिर से ये कैविटी है
भाई अगर चार्ज नहीं है इसके अंदर, अगर इसके अंदर चार्ज नहीं है, तब तो भैया कंडक्टर के अंदर वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात तो सही है, लेकिन कब, लेकिन जब चार्ज ना हो, अगर चार्ज नहीं है। लेकिन अगर चार्ज हो गया, फिर से अगर चार्ज हो गया, तो भैया इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल कुछ आएगा, इस डिस्टेंस के हिसाब से, इस डिस्टेंस के हिसाब से कुछ पोटेंशियल आएगा, तो हर पॉइंट पे क्या आएगा, पोटेंशियल भी अलग अलग आएगा, तो वो भी जीरो नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे भी किसने काम खराब कर दिया, ऑलवेज वर्ड ने। तो ये जो ऑलवेज वर्ड है, आप इसका बड़ा ध्यान रखना, ये ऑलवेज वर्ड जो होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में बड़े ट्रैप वाले होते हैं, तो आप इनका ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो कैविटी, आप कैविटी का ध्यान रखो, कैविटी में चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी अंदर और पोटेंशियल भी होगा, कुछ डिपेंड करेगा कितना कितना डिस्टेंस है उस हिसाब से। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी और पोटेंशियल कैसा होगा, फिर कांस्टेंट होगा हर जगह, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा हर जगह। ये कॉन्सेप्ट है। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसीलिए हाँ, क्योंकि कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन है भाई इसके। अब अगर देखो, मान लो जब हमने एक्सेल पे निकाला था तो हमने इसकी वजह से निकाला था, तो ये इसके करीब है, ये इसके पास है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग आई थी, इसलिए यहाँ पे जो एक्सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इधर को आई थी, है ना। आप यहाँ जिसके आप ज़्यादा पास होंगे, कितना किससे कितना डिस्टेंस है, और जब आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो वो कौन से प्रिंसिपल से निकालते हो, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन से। इसीलिए हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना आए, कौन से प्रिंसिपल से नहीं आएगी, सुपरपोजिशन। इसलिए ऐसा तो सही हो गया, और रीजन भी सही है, रीजन भी सही है। अब रीजन इसे एक्सप्लेन कर रहा है, भाई जीरो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो, तो रीजन इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये मैंने आपको बता दी बात, यहाँ पे बड़े बच्चों को मिसकॉन्सेप्ट होता है, टोटल फ्लक्स जीरो होता है किसी क्लोज सरफेस से, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए ये मिसकॉन्सेप्ट है। और दूसरा मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये 2024 का ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कॉपर बॉल ऑफ डेंसिटी 8 ग्राम पर सीसी एंड 1 सेंटीमीटर इन डायामीटर इज इमर्ज्ड इन ऑयल ऑफ डेंसिटी। तो ऑयल की जो डेंसिटी है वो इतनी देरी की है। द चार्ज ऑन द बॉल इफ इट रिमेन्स जस्ट सस्पेंडेड इन ऑयल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 600 पाई वोल्ट पर मीटर एक्टिंग अपवर्ड इज टेक जी इज इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करो और फिर ट्राई करो। देखो, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब भी आपके सस्पेंडेड वाले क्वेश्चन आए, अगर आपके क्वेश्चन आए कि आपने ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर रखा है, उसे हवा में रखना है, उसे फ्रीली सस्पेंड करना है हवा में, तो कोई भी जो भी आपको ऑब्जेक्ट होगा, सपोज ऐसा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो देखो इसका ऑब्जेक्ट का क्या होगा कि वेट तो हमेशा नीचे लगेगा। जो वेट होगा इसका, तो यूजुअली वेट क्या होता है इसका, mg, mg नीचे लगेगा, है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बाहर एयर में रखा हुआ है, तो अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर लेगा, जिसकी वैल्यू आप निकाल लोगे QE। तो आप ऐसे केस में क्या करते हो, QE को mg के बराबर कर देते हो। ये हम लोग यूजुअली करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया ऐसे कि इन्होंने बस बोला कि इसको किसी ऑयल में डाला हुआ है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले कि अब आपके पास यहाँ पे कोई फ्लूइड है, पहले आपका यहाँ पे कोई फ्लूइड है, और इस ऑयल में, तो मान लेते हैं ऐसा कोई ऑयल है, और ये हमारा पूरा का पूरा ऑयल है, और इस ऑयल की डेंसिटी है कुछ तो, और हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर है, वो इसके अंदर है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। अब देखो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में अगर इमर्ज होता है, तो उसका वेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं अपेरेंट वेट, है ना। तो यहाँ पे जो वेट होगा, आप तो यूजुअली कितना लगता था, mg लगता था, लेकिन यहाँ पे अब कितना वेट लगेगा, यहाँ पे अपेरेंट वेट आएगा, जिसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ट्रू वेट में से, mg में से। भाई mg तो लगता था एयर में, लेकिन अगर आपने फ्लूइड में डाल दिया तो आप में से, आपको इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, बॉइंट फोर्स माइनस करना पड़ेगा। और बॉइंट फोर्स की वैल्यू होती है कि आपने उसे किस लिक्विड में डाला है, उसकी डेंसिटी ले लो, और इस बॉडी का कितना वॉल्यूम इस लिक्विड के अंदर है, तो पूरी की पूरी इसके अंदर कितना वॉल्यूम है बॉडी का अंदर, तो अभी तो पूरी की पूरी अंदर है, तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा इंटू जी। ये तरीका होता है। अब क्योंकि यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी है, तो अगर डेंसिटी दे रही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपका जो वेट होगा, मास की जगह आप लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो सपोज मैं बॉडी की डेंसिटी को अगर सिग्मा बोल दूं, तो सिग्मा इंटू, मान लेते हैं बॉडी का वॉल्यूम v है, तो सिग्मा vg
माइनस रो वी जी। तो अगर किसी भी फ्लूइड में अगर वेट निकालना है आपको, तो कितना वेट बचता है, इतना बचता है, तो आप वी जी यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा माइनस रो, जहाँ पे सिग्मा होती है बॉडी की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इटसेल्फ, ये बॉडी की डेंसिटी हो गई, और रो किसकी डेंसिटी बोल रहा हूँ मैं, लिक्विड की डेंसिटी, जिसमें आपने उसे इमर्स्ड किया है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोल लो, या आप कोई भी फ्लूइड बोल सकते हो, और यू कैन से फ्लूइड, आप फ्लूइड भी बोल सकते हो। बस आप इतना ध्यान रखो कि आप जब एयर में होते थे तो आप इसको बैलेंस करते थे, लेकिन अब जब आप फ्लूइड में हो या फिर आप ऑयल में हो, तो इस बार जो आपका क्यू ई होगा वो एम जी के बराबर नहीं होगा, वो सिग्मा माइनस रो इंटू वी जी के बराबर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर ये क्वेश्चन आसान है, तो इसको बैलेंस करेगा। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बस। तो हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ग वैल्यूज डालनी है बस। हाँ, तो वैल्यूज डाल देते हैं। तो क्यू निकालने के लिए है ना, इसको यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व। तो हमारा जो इक्वेशन थी वो थी हमारी क्यू ई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो इंटू वी जी। आपको क्यू यहाँ पे निकालना है। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है भाई, सिग्मा है बॉडी की डेंसिटी। तो बॉडी की डेंसिटी कितनी है, 8 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ से 8 में से क्या माइनस कर दे, ऑयल की डेंसिटी कितनी है 0.8, तो यहाँ से 0.8 माइनस कर दो बस। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एसआई यूनिट में नहीं है, ग्राम पर सीसी में है, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 1 ग्राम पर सीसी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ग्राम को हमें केजी में जाना पड़ेगा, और सेंटीमीटर क्यूब से हमें जाना पड़ेगा मीटर क्यूब में। तो अगर आप करोगे तो बस 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि 1 ग्राम सीसी का मतलब क्या हो गया, 1 केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब की जगह आएगा 10 की पावर 6 और यहाँ पे आएगा 10 की पावर -3, तो ये ऊपर जाएगा। तो 1 ग्राम पर सीसी को अगर आपको केजी मीटर क्यूब में लिखना है तो 1000 लिखोगे। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 7.2 ग्राम पर सीसी, ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 7200 केजी पर मीटर क्यूब। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो, है ना। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ, ये आपके नॉलेज के लिए हो गया। तो हम ऐसे ही यहाँ पे बस मैं बोल रहा हूँ आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो अब ये केजी पर मीटर क्यूब में आ गया। और फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम की वैल्यू हो गई 4/3 पाई, और रेडियस का क्यूब, रेडियस है हमारा डायामीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 0.5, लेकिन ये सेंटीमीटर है, फिर इसको मीटर में चेंज करेंगे और फिर इसका क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जी से, और जी की वैल्यू कितनी है 10, और इसके नीचे फिर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, है ना। तो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको 600 पाई, 600 पाई। तो अगर कुछ कैंसिल हो जाता है कैंसिल कर देते हैं, फिर हम पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और ये वैल्यू आ रही है 8 में से 0.8 गया, तो ये आ गया 7.2 इंटू 10³ इंटू 4/3 इंटू 0.5 का क्यूब इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 अपॉन 600। तो ऐसे कुछ वैल्यूज आ रही है। तो जितना मैनुअल कर सकते हो उतना मैनुअल कर लेते हैं। तो देखो 1 2 ये कट गया, और 10 10 ये कट गया, तो 10⁻⁻4, और हमारा जो Q की वैल्यू आ रही है वो लगभग आ रही है। तो लेट्स यूज़ द कैलकुलेटर नाउ। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे इजी है, इसके बाद वैल्यूज ही पुट करनी है बस। तो 7.2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, देन 0.5 से, फिर 0.5 से, फिर 0.5 से, और फिर ये आ रही है वैल्यू 3.6 विच विल बी डिवाइडेड बाय 3 and 6 विच इज़ 18। तो वैल्यू आ रही है 0.2 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। तो इसको हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻5। तो मैंने खिसकाया है तो बढ़ाना पड़ेगा इतने कूलम। तो ऐसा हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो 2 इंटू 10⁻⁵, यस, हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। मैं एक बार आपको समराइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, जब भी हमारे पास किसी चीज़ को सस्पेंड अगर आपने किया होगा, हवा में लटका रखा है, तो वैसे तो उसका यूजुअल वेट जो होता है उसे फोर्स बैलेंस कर लेगा।
आप ऐसा करते आए हो, आपने पहले भी किया होगा। लेकिन अगर किसी फ्लूइड में आप कर रहे हो तो उसका जो बचा हुआ वेट होगा बस वही में बैलेंस करेंगे, और बचे हुए वेट के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया कि आप उसके एक्चुअल वेट में से उसके बॉइंट फोर्स को माइनस कर दो। ये जो वैल्यू है ना, इसको हम बोलते हैं बॉइंट फोर्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक होता है बॉइंट फोर्स जो बॉडी पे अपवर्ड लगता है, ऊपर की तरफ लगता है जब भी वो किसी लिक्विड या फ्लूइड में हम इमर्स करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि लिक्विड का आप डेंसिटी ले लो, उसके अंदर कितना वॉल्यूम उसका इमर्स्ड है और इनटू जी की वैल्यू। तो ऐसे हम बॉइंट फोर्स निकालते हैं और फिर हमने बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ से हम करेंगे और आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं आगे। 2024 का ये क्वेश्चन है, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है विद डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बोला हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, है ना। तो इसको दूसरे कलर से बना देते हैं हम लोग, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हालांकि ये नॉन यूनिफॉर्म है वो कोई बात नहीं, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हो गया भाई, मतलब माइनस चार्ज यहाँ रखा होगा और प्लस चार्ज यहाँ रखा होगा, वही तो होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, माइनस से प्लस की तरफ। तो बोल रहा है दोनों पैरेलल है। अच्छा, तो बोल रहा है बताओ द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द डाइपोल रिस्पेक्टिवली आर। तो इनमें से कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। तो आई थिंक आपने ये कर लिया होगा, लेकिन कैसे करेंगे इसको, अगर दोनों पैरेलल हैं। अब देखो क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो जो फोर्स इस चार्ज को लग रहा होगा प्लस क्यू को, और एक होगा माइनस क्यू, तो इसको अलग फोर्स फील हो रहा होगा, इसको अलग फोर्स फील हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे कुछ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे कुछ, तो दोनों को फोर्स तो पक्का अलग अलग लग रहा होगा। लेकिन हाँ, ये दोनों पैरेलल है तो टॉर्क नहीं लग पाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स जो है भाई, मान लो यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1 और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2, इस तरीके से लगेगा फोर्स। तो फोर्स तो ये अनइक्वल है, इसलिए फोर्स तो जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स तो जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं टॉर्क की बात करूं, हालांकि दोनों फोर्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, या आप ऐसा बोल सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है फोर्सेस में, तो टॉर्क कैसा होगा, लेकिन जीरो होगा। तो फोर्स जीरो नहीं होगा और टॉर्क जीरो होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2023 का ये क्वेश्चन है। अ थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल कंटेन्स अ चार्ज प्लस 10Q ऑन इट। तो हमारे पास एक शेल है, तो हमें क्वेश्चन शायद ड्रॉ करना है, तो हम कर लेते हैं साथ साथ। तो बोल रहा है इस पे जो चार्ज है इसकी सरफेस पे वो है हमारा प्लस 10 माइक्रो कूलम। अ पॉइंट चार्ज प्लस 2 माइक्रो कूलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द शेल। तो इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है, वो है हमारा प्लस 2 माइक्रो कूलम। एंड अनदर चार्ज प्लस 5 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड आउटसाइड द शेल। तो बोल रहा है इस शेल के बाहर हमने कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं इस साइड रखा हुआ है 5 माइक्रो कूलम। द फोर्स ऑन द चार्ज प्लस 2 माइक्रो कूलम एट द सेंटर। बोल रहा है इस पे कितना लगेगा। तो ये हमारे ऑप्शन है, आप आंसर बता सकते हो। अब देखो एक बात है कि शेल के अंदर रखा है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि अगर किसी भी मेटलिक शेल के अंदर या किसी मेटल के अंदर आपने एक चार्ज को रख दिया, या उसके अंदर की हम बात करें, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा नहीं पाती, यहाँ पेनिट्रेशन नहीं हो पाता इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा नहीं सकती। तो एक शील्ड की तरह काम करता है, इसलिए इसका बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पहुंच पाएगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना। हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज कंडक्टर की बात है ये, एक प्रॉपर्टी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पाती, बट इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पहुंच पाएगी तो फिर इस चार्ज को फोर्स भी फील नहीं होगा, तो इस चार्ज को पता भी नहीं चलेगा कि बाहर कोई चार्ज रखा भी है, इसको हवा भी नहीं पता लगेगी, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जीरो। 2023 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। जहाँ पे V नॉट हमारा पोटेंशियल है और रो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा फिगर सही है, तो आप इसका आंसर बताइए। अब देखो अगर पहला ऑप्शन देखें हम, तो पहले ऑप्शन में पोटेंशियल को लिखा है यहाँ पे जीरो। हमें पता है पोटेंशियल अंदर जीरो नहीं होता, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। फिर यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये बिल्कुल सही है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, चार्ज नहीं होता तो चार्ज डेंसिटी भी जीरो होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और पोटेंशियल V नॉट है जो कि सरफेस के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, लेकिन चार्ज डेंसिटी नहीं होगी। अब अंदर चार्ज होता ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है, तो ये गलत है।
और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, रो जीरो होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर ही टाइप हो गए हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ तो अलग होना चाहिए, मे बी ये जीरो होना चाहिए, बट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप कौन सा समझ गए कि अंदर कौन सा, आप ध्यान रखो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और चार्ज भी जीरो होता है। और चार्ज अगर जीरो है, क्योंकि चार्ज सरफेस पे जाके बैठा होता है, और अगर चार्ज जीरो है तो वॉल्यूम का डेंसिटी भी जीरो होगी। तो इसलिए इसका आंसर सी और डी में से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे शायद टाइप हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और एक बात आपको बता दूं, मैं एनसीईआरटी में ये डायग्राम जो है, ऐसे आपको 4 केसेस गिवन है, आप अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको ऐसा डायग्राम गिवन है, तो एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आते हैं। हम चलते हैं आगे। 2024 का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 5x। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी नॉन यूनिफॉर्म है, द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से भी ये 1 सेंटीमीटर दूर है, ये यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर दूर है, और इस क्यूब की साइड भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, हमारी साइड भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बोल रहा है बताओ भाई कितना फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स कितना आएगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, इसको इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में भी होता है। तो देखो अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगी। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो देखो सिर्फ इन दोनों साइड की वजह से आएगा, वन साइड और ये दूसरी साइड, जो इस तरफ को होगी साइड और एक इस तरफ को होगी। तो इधर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, और इस तरफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 है, तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ से निकालोगे फ्लक्स, तो देखो इसका नॉर्मल वेक्टर इधर को आएगा, इसका नॉर्मल वेक्टर इधर को आएगा, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं आउटगोइंग। अब क्योंकि अगर आप यहाँ पे थीटा देखोगे, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ थीटा 180 डिग्री है। तो अगर आप फ्लक्स, अगर आप पहले वाली सरफेस से फ्लक्स निकालोगे तो वो आएगा E1 एरिया इंटू कॉस 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी E1 इंटू एरिया। लेकिन अगर आप सेकेंड फ्लक्स निकालोगे, सेकेंड वाली साइड से फ्लक्स निकालोगे, तो वो आएगा E2 इंटू एरिया, बट कॉस 180 आएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -E2 इंटू एरिया। इसीलिए कभी कभी हम बोलते हैं कि आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं और इनकमिंग फ्लक्स को हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि इस वजह से नॉर्मल वेक्टर हमेशा बॉडी से अवे बनता है। तो आप बस डायरेक्ट ऐसा कर सकते थे, इसको नेट फ्लक्स निकालने के लिए आउटगोइंग वाला तो E1 एरिया, अब फ्लक्स क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, आप डायरेक्टली इनको ऐड कर दो, तो E1 एरिया माइनस इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड करा, ये खुद माइनस का था, है ना, ऐसा किया हमने ये, तो हम बस डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं एल्जेब्रिकली। तो ये आ गया हमारा E1 माइनस E2 इंटू एरिया। बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं इजीली। तो E1 कितना है, तो अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि E1 जो है वो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डिस्टेंस पे कितनी आएगी, और E1 है इस साइड वाली, और इस साइड वाली कितनी है, इसको हमने 2 नाम दिया है, तो ये हो गई E2। तो फाई की वैल्यू 1 है, फाई तो कांस्टेंट है, ये 1 दे रखा है। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स हमारा यहाँ पे कितना है, अगर आप E1 निकालोगे तो एक्स यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो हम लोग कैसे पुट करेंगे, 2 की पावर -2 इतना पुट करेंगे। और E2 कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10 की पावर -2। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो E1 माइनस E2, तो दिस माइनस दिस, तो 2 10 की पावर -2 में से 1 10 की पावर -2 जाएगा, और इसमें से एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि एरिया आपका ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड का एरिया हो गया साइड स्क्वायर, तो आप सिंपली लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसको बोल सकते हो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया। तो ये वैल्यू सिंपली आ रही है, 2 में से 1 गया 1, और 1 इंटू 10 गया -6, तो 10 की पावर -6 नेट फ्लक्स आ रहा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -6, विच इज ऑप्शन बी। 2025 का ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है गॉस लॉ पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब इज 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, what will be the total charge inside the cube given epsilon naught is equal to 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, गॉस लॉ पे है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, गॉस लॉ की बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन पे ये क्वेश्चन आया है कि भाई जो नेट फ्लक्स होता है, गॉस लॉ बोलता है जो नेट फ्लक्स होता है किसी एनक्लोज सरफेस में, वो आपका क्या होता है, एनक्लोज चार्ज देख लो बस कितना है, और उसको बस एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो, वैक्यूम में दो। तो आप बोल रहा है आपसे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज आपको निकालना है, और फाई और एप्सिलॉन को बस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों वैल्यूज़ को बस मल्टीप्लाई कर दो,
ये आपका हो गया फाई की वैल्यू दे रही है 1.05 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू आपको याद होगी या फिर गिवन भी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.05 है तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.29 लगभग इंटू 10⁻⁻12। कैलकुलेट आप कर लेंगे, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और ये आ जाएगा कूलम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2024 का ये क्वेश्चन है, टू लार्ज प्लेन पैरेलल शीट्स हैव इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो हमारे पास एक ये है प्लस सिग्मा वाली और एक ये है माइनस सिग्मा वाली, तो आपको क्लियरली दिख रहा है। अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस एट पॉइंट्स P1, तो यहाँ पे रखा एक बार, P2 पे रखा और एक बार P3 पे रखा। इस तरीके से हमने यहाँ पे Q चार्ज को प्लेस किया। which experiences forces F1, F2 and F3 respectively. Find the relation between F1, F2 and F3. तो हमें इन फोर्सेस के बारे में रिलेशन बताना है। ये रिलेशन यहाँ पे आप ऐसे बता रखा है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो पॉज करके। चलो अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, भाई आपके पास ये पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है और ये आपकी नेगेटिव प्लेट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है। अब दोनों की सरफेस डेंसिटी बराबर है, तो इसकी वजह से जितनी इधर को होगी इसकी वजह से उतनी इधर को होगी, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जीरो आएगी। सिमिलरली इधर भी जीरो आएगी, बस बीच में आएगी इधर की तरफ, और वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलन। और ऐसा हम कहाँ पे करते हैं, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलन होती है। सिर्फ अंदर होती है कैपेसिटर के और बाहर कैसी होती है, जीरो होती है। तो आप डायरेक्ट भी वो यूज़ कर सकते हो। तो भैया अगर किसी चार्ज को यहाँ रखेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो काय का फोर्स, तो यहाँ पे भी फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ भी फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ फोर्स लगेगा। तो F1 F3 जीरो होना चाहिए और F2 जीरो नहीं होना चाहिए। तो F1 F3 जीरो, F1 और F3 जीरो यहाँ पे है, F2 जीरो नहीं है पर, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर।